चंद्रगुप्त मौर्य। आज से कोई 2200 साल पहले मगध देश में एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। उसे अपना साम्राज्य विरासत में अपने बाप दादा से प्राप्त नहीं हुआ था। ये साम्राज्य उसने अपनी हिम्मत और वीरता से प्राप्त किया था। उस समय मगध पर राजा नंद शासन करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति और असंख्य सेना थी, लेकिन वो लालची, घमंडी और क्रूर था। उसने अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रजा पर मनमाने कर लगाए। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। ठीक उसी समय राजा नंद के हाथों अपमानित होकर विष्णुगुप्त चाणक्य ने उस अत्याचारी राजा का तख्ता पलटने की प्रतिज्ञा की। चाणक्य के बुद्धिबल और चंद्रगुप्त के बाहुबल ने मिलकर ये असंभव सा लगता कार्य संभव कर दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर बैठा। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! आचार्य चाणक्य के चरणों में मेरा प्रणाम। है ये क्या करते हैं सम्राट? अब आप सम्राट हैं और आप उस सम्राट के गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं। आप न होते तो क्या कभी ये चंद्र सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता था? क्या कभी अत्याचारी नंद की असंख्य सेनाओं को पराजित किया जा सकता था? ये तो तुम्हारे पराक्रम की विजय है। नहीं, ये आपकी कूटनीति की विजय है। तभी तो विद्वान लोग आपको आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य नहीं, आचार्य कौटिल्य के नाम से बुलाते हैं। मैं जानता हूं, वे सब मुझे पीठ पीछे कौटिल्य बुलाते हैं। मैं राजनीति शास्त्र पर जो ग्रंथ लिख रहा हूं, उसे भी कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम दूंगा। गुरुदेव, क्या होगा इस कौटिल्य अर्थशास्त्र में? इसमें राजा के गुण, उसके कर्तव्य, प्रजा के प्रति उसका दायित्व, युद्ध और संधि के नियम और ऐसी ही अन्य बातें होंगी। तब तो मेरे जैसे अज्ञानियों का बहुत भला होगा। आप अज्ञानी नहीं हैं सम्राट, आप तो स्वयं कुशल राजनीतिज्ञ हैं। तभी तक, जब तक आपकी छत्र छाया में हूं, मुझे वचन दीजिए गुरुवर, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे इस तरह बांधो मत। नहीं गुरुवर, इस बंधन में मेरा और इस मगध साम्राज्य का स्वार्थ निहित है। आप मुझे वचन दीजिए कि आजीवन मेरे पुरोहित और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अच्छा वत्स, तथास्तु। गुरुदेव, अच्छा, अब मुझे आदेश दें कि राजा के रूप में मेरा क्या कर्तव्य है। तो सुनो सम्राट, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वो हितकर नहीं है, वरन हितकर वो है जो प्रजा को अच्छा लगे। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रजा के हित के लिए कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार की अभिवृद्धि के उपाय करो। प्रजा को चाहे ग्राम हो या नगर, हर जगह उचित न्याय दिलवाने की व्यवस्था करो। निर्धन, अनाथ और राजाश्रित लोगों का पूरा ध्यान रखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे शासन को लोग आदर्श शासन के रूप में याद करें। ऐसा ही होगा गुरुदेव। इसके बाद चंद्रगुप्त ने दूर दूर देशों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चाणक्य की अच्छी शासन व्यवस्था के कारण प्रजा सुखी और समृद्ध थी। राजा को नियमित कर दिया जाता था। कर जमा करने और न्याय करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कृषि की सुविधा के लिए राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। गुजरात में गिरनार में एक शिलालेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि मौर्यों के समय
वहां एक झील बनवाई गई थी जिससे नहरें निकालकर सिंचाई की जाती थी। सोचो, कहां मगध का पाटलिपुत्र और कहां गुजरात का गिरनार। लगभग इसी समय पश्चिमी एशिया में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगा हुआ था। उसने सीरिया से पूर्व की ओर विजयों का सिलसिला आरंभ किया। बेबीलोन और ईरान को जीतता हुआ वो सिंधु नदी तक आ पहुंचा। सिंधु के इस पार चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाएं डटी हुई थीं। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। गुरुदेव, सुना गुरुदेव, सेल्यूकस की सेनाएं सिंधु तट तक पहुंच गई हैं। वो किसी भी समय नदी पार कर इधर आ सकता है। हाँ, सब सुन चुका हूं सम्राट। तो अब मुझे युद्ध की आज्ञा दीजिए। आज वो समय आ गया है जब हम सिकंदर के हाथों अपने देशवासियों, विशेषतः पुरराज की हार का बदला लेंगे। इतने उतावले मत हो चंद्रगुप्त। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि युद्ध के बिना ही संधि हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आचार्य? आपने राजा नंद से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। असंख्य युद्धों के फलस्वरूप मगध के साम्राज्य को सिंधु से गंगा तक फैलाया, और आज जब हर दृष्टि से हमारा पलड़ा भारी है, तब आप युद्ध के बजाय संधि की बात कर रहे हैं। ये भी कौटिल्य की नीति है सम्राट। किंतु आचार्य। महाराज की जय हो। सैनिक, क्या समाचार लाए हो? आचार्य, एक यवन सैनिक तत्काल आपकी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। यवन सैनिक, ठीक है, उसे यहीं भेज दो। जो आज्ञा। लीजिए सम्राट, मुझे लगता है संधि स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आ गई है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। समझ जाओगे। अभी कुछ समय इस पर्दे के पीछे छुप जाओ। यहां? हाँ, बस ठीक है। अब तुम सब कुछ देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। आचार्य के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। आओ आओ वसुषेण, यवन सैनिक के वेश में खूब सज रहे हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? आचार्य, आपसे कान में कुछ कहना है। अच्छा, तो उन्हें यहीं ले आओ। जो आज्ञा आचार्य। मैं अभी आया। आओ मित्र, यही मगध के मुख्यमंत्री आचार्य चाणक्य हैं। प्रणाम आचार्य। आइए यवनराज सेल्यूकस, इस शिविर में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये क्या, यवनराज सेल्यूकस यहां? अरे, आपको कैसे पता चला कि मैं सेल्यूकस हूं? मैं तो साधारण यूनानी सैनिक के वेश में आया हूं। यवनराज, इतना बड़ा साम्राज्य मैं अकेला नहीं चला सकता, इसीलिए मैंने चरों का जाल बिछा रखा है। ये ही मेरी आंखें और मेरे कान हैं। मेरी इन आंखों और कानों ने आपके आने की सूचना पहले ही दे दी थी। और मैं समझता था मेरी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी होगी, पर मगध की गुप्तचर व्यवस्था सबसे अच्छी है। हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूं। मैं आपके चर को धोखा देकर उसके साथ आपकी तैयारी देखने आया था, लेकिन आपका चर मुझे ही चरा गया। अब आप चाहें तो मुझे बंदी बना सकते हैं। राजाओं के निर्णय मैं राजाओं पर ही छोड़ता हूं। सम्राट चंद्रगुप्त, आइए, यवनराज सेल्यूकस से मिलिए। मगध के शिविर में आपका स्वागत है यवनराज। बहुत वर्ष पहले की एक बात याद आ गई सम्राट। वो क्या? वितस्ता के युद्ध के बाद जब बंदी पोरस को विश्व विजेता सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए?
निर्भीक स्वर में पोरस ने कहा था, वैसा ही, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। हमने भी सुन रखी है ये कथा, इसीलिए आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। आप हमारे माननीय अतिथि हैं, हमारे मित्र हैं। जब तक आपकी इच्छा हो, हमारे साथ आनंद पूर्वक रहिए। धन्यवाद मित्र। जहां आप जैसा वीर योद्धा और आचार्य चाणक्य जैसा बुद्धिमान मंत्री हो, वहां युद्ध करना सरासर मूर्खता है। मैं युद्ध नहीं, संधि चाहता हूं। यही सिंधु नदी हमारे बीच की सीमा रहे। ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हमें अतिथि सत्कार का अवसर तो दीजिए। आइए। चलिए चलिए मित्र। इसके बाद सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो गई। शायद कोई विवाह संबंध भी हुआ। इस विवाह में सेल्यूकस की ओर से काबुल, कंधार, मकरान और हेरात के प्रदेश चंद्रगुप्त को उपहार में दिए गए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। सेल्यूकस ने अपने एक दरबारी मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र के दरबार में दूत बनाकर भेजा। मेगास्थनीज कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। वहां रहते हुए उसने जो कुछ देखा उसका विवरण लिखता गया। इंडिका नाम की ये पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, पर दूसरे ग्रीक लेखकों ने इस पुस्तक के जो उद्धरण दिए हैं, उनके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। कहते हैं चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक बार 12 वर्षों का अकाल पड़ा। चारों ओर लोग भूख से पीड़ित हो त्राहि त्राहि कर उठे। अपनी प्रजा की ये दयनीय दशा चंद्रगुप्त से देखी न गई। उसने स्वयं को ही इसका दोषी ठहराया और राज्य छोड़कर चला गया। जैन परंपरा के अनुसार वो साधु हो गया। उसने अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेल गोला स्थान पर बिताए और वहीं निराहार रहकर प्राण त्याग दिए।